ट्विटर पे क्या हुआ कि हमारे देशवासियों ने एकदम से चलाया कि रॉ इज न्यू मोसैड। ट्विटर पे तो ऐसा लगता है कि आधा देश भांग धतूरा खा के बौरा गया है। क्या बातें हो रही हैं? मोसैड बन के, अरे मोसैड की अभी हम पांव के धूल नहीं है। ट्रूडो की ऐसी क्या मजबूरी आ गई है भारत के साथ इन रिश्तों को बिगाड़ने पे तुल गए। ट्रूडो 3 गलतियों से ग्रसित है। पहली बात की इग्नोरेंस, दूसरी बात है एरोगेंस और तीसरी बात है शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल कंपल्शंस। सिख समाज इतना सफल है, कट्टरता से तो नहीं कोई सफल होता है ना। सबसे ज्यादा अगर म्यूजिक चलता है देश भर तो पंजाबी म्यूजिक है। कोई और रीजनल म्यूजिक की नेशनल अपील नहीं है। पंजाबी म्यूजिक चलता है पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक, बंगाल से लेकर गुजरात तक, आपको सुनने को मिल जाएगा। राणा युग जो कि काफी खिलाफत कर रही है इस सरकार का, लेकिन वो यही कहती है कि भाई भारत बहुत जो है खराब देश है, यहाँ मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, और भूल जाती है कि भाई सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, बाकी जगह कहीं बुरा हाल। कर्ड्स का हाल है उससे तो 100 गुना अच्छे हमारे कश्मीरी हैं। और ये पलायन पंजाब से कितना ज्यादा क्यों है, ये बाकी स्टेट्स में इतना नहीं दिखता। पंजाब का सिख पार्मेजान और मोज़रेला का बिजनेस इटली में जाके कंट्रोल कर सकता है, तो पार्मेजान, मोज़रेला और बाकी चीजें पंजाब में क्यों नहीं बन सकती? उसके लिए पंजाब को सुधार की जरूरत है। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज फेयर ऑब्जर्वर हिंदी पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ है अतुल सिंह जी जो कि एडिटर इन चीफ है फेयर ऑब्जर्वर के और सीईओ भी हैं। अतुल जी, आपका स्वागत है आज के सेशन में। नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। तो मुझे कई बार ना बड़ा मजेदार लगता है कि मैं, चूंकि वैसे तो मॉडरेटर के रोल में हूँ, मैं मानता हूँ ये हमारा ही चैनल है, लेकिन आपका स्वागत करते हुए मुझे जरा विशेष खुशी होती है कि आपके चैनल पे आप ही को मैं वापस से स्वागत कर रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। बताइए आज चर्चा किस चीज पे है? आज जो चर्चा हमारी है ये खालिस्तान के ऊपर, क्योंकि जो विषय हमारा जो है ये खालिस्तान की चर्चा हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से दोबारा चर्चा में आया है ये सारा मसला। तो कुछ समय पहले जो है लाहौर में परमजीत सिंह पंजवार की हत्या हुई थी। बर्मिंघम में जो है अवतार सिंह खांडा, जिसका की हाई कमीशन के झंडे वाले मसले से संबंध था, और अब वैंकूवर में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या होती है। तो ये एक माना जा रहा है कि भारत जो है खालिस्तानी समर्थकों के ऊपर हमलावर है। ट्विटर पे क्या हुआ कि हमारे देशवासियों ने एकदम से चलाया कि रॉ इज न्यू मोसैड। तो ये पूरी समानताएं खोजी जाने लगी। तो उसके ऊपर आर्टिकल इनफेक्ट आ गए बहुत सारे। लेकिन जितना मुझे याद है अपनी 40-45 साल की उम्र में कि मैं रॉ के बारे में इससे पहले मैंने कभी ये सब बातें नहीं सुनी। एक ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इसको कैसे देख रहे हैं, ये रॉ ने करवाया होगा, या एक एंगल और है कि भारत पर दबाव बनाते हुए, क्योंकि भारत का प्रभाव दुनिया में बढ़ता जा रहा है, तो इस दबाव को बनाने के लिए रॉ को जबरन इसके अंदर एक पार्टी बना के घसीटने के लिए कुछ और लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसे मामले हमेशा जो हैं पेचीदे होते हैं। भारत में क्या है कि आजकल लोग पिक्चर ज़्यादा देखने लगे हैं। मैंने सुना है जॉन अब्राहम नाम का एक एक्टर है, मैंने तो पिक्चर देखना अरसे पहले छोड़ दिया। वो डॉले वाले बना के एक हाथ में सिगरेट दूसरे में बियर, हाँ, और वो जाता है किसी को ठोक आता है। यथार्थ में ये करना बड़ा कठिन है। अच्छा, और ट्विटर पे तो ऐसा लगता है कि आधा देश भांग धतूरा खा के बौरा गया है। क्या बातें हो रही हैं? मोसैड बन के, अरे मोसैड की अभी हम पांव के धूल नहीं है। मोसैड अलग अलग मतलब खेल में है। रॉ अभी रॉ है, कच्चे हैं अभी हम लोग। अभी जुम्मा जो है हम आज़ाद हुए हैं, और उसके बाद इन सब चीज़ों में जैसे कहें एक्सटर्नल एक्टर्स के साथ जो है एंगेज करना तो अभी ठीक से चालू हो रहा है। तो बड़ी बात यह है कि यथार्थ क्या है। तो कुछ भी हो सकता है। कहने को हो सकता है कि भाई RAW ने करवाया हो, ये भी हो सकता है कि MSS जो चाइना की सीक्रेट सर्विस है उसने करवा दिया हो। ये भी हो सकता है कि भाई कोई हमारा RAW का बड़बोला डींग हाँ कराओ। हमारे यहाँ गपोड़ी तो बहुत हैं। हमारे यहाँ तो लोग, हम जब लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो एक मजाक था कि एक नवाब ने दूसरे नवाब से कहा कि हमारा मियाँ पता है हमारे दादा लग्गी से तारे तोड़ते थे। तो दूसरे नवाब ने जवाब दिया, भाई हमारा मियाँ पता है तुम्हारे दादा वो लग्गी रखते कहाँ थे? कहाँ? बोला हमारे दद्दू के आंगन में।
जी। तो अब हमारे यहाँ बड़बोलों की तो कमी नहीं है, तो हो सकता है 5i ये कह रहे हैं कि भाई कोई कुछ बोल गया हो, बग गया हो। यथार्थ ये हो कि वो सुन लिया हो किसी ने, MSS ने करवा दिया हो चीन के, या ISI ने करवा दिया हो। गैंग वॉरफेयर अलग है, तो हो सकता है कि किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने किसी राइवल गैंग को पैसे दे दिया, बोल बेटा टपका दे, और जो है भारत अभी G20 के बाद बहुत चौड़ा फिर रहा है, मुंह पे इनके कालिख पोत देते हैं। भाई यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में क्या कहा जा रहा है कि भाई लाइक रशिया एंड चाइना, इंडिया भी अब असैसिनेशन करवा रहा है विदेशी देश, विदेशी मतलब पाश्चात्य देशों में, क्योंकि भाई अमेरिका और कनाडा ने टिका के लोगों को मारा है इराक में, अफगानिस्तान में, जी। पूरे अफ्रीका में हिट करते हैं टारगेट। तो ऐसा थोड़ी है कि जो है ये बड़े दूध के धुले हैं। तो सीधी बात यह है कि इन मामलों में कुछ भी हो सकता है, न अभी हमारे पास तथ्य हैं, न तहकीकात हुई है, न मामला गया है कोर्ट के पास, किसको क्या पता क्या हुआ। तो लोग जरा अपनी जबान पे लगाम दें तो अच्छा होगा, भांग धतूरा कम चढ़ाएं। एक आप चूंकि IPS अधिकारी रहे हैं, तो एक आपने रॉ के बारे में एक बार हमारी चर्चा के बीच में बताया था, तो वहाँ का रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी ऐसा है कि हम बहुत ज्यादा उम्मीदें इस तरह के एक्शन की नहीं कर सकते हैं। तो वो मैं थोड़ा सा आपसे और जानना चाह रहा हूँ उसके बारे में। तो देखिए, सीधी बात है कि आप किताब पढ़ लीजिए विक्रम सूद की, वो क्या कहते हैं। इंटरव्यू भी ANI पे दिए हैं, वो काफ़ी चला है YouTube पे। क्या कहते हैं कि भाई हमको चाहिए 21-22 का लड़का जिसको हम ढाल सकें, जो कि विदेशी भाषाएं सीखना चाहे, पश्तो सीखना चाहे, वो सीखना चाहे मैंडरिन, वो सीखना चाहे कैंटनीज, वो सीखना चाहे बलोच। तो ये होना चाहिए सिस्टम। ये पुराने चीफ कह रहे हैं, वही नहीं, कई और कह रहे हैं, कई मेरे मित्र कह रहे हैं। हम कोई दबे जबान में कहता है, कोई खुल के कहता है, बहुत कम खुल के कहते हैं। होता क्या है, आप सिविल सर्विसेज परीक्षा लिखते हैं, मान लीजिए आपकी रैंक नहीं आई टॉप 100 में, आप जो हैं नीचे की किसी सर्विस में आ गए, आपका दिल नहीं लग रहा है, तो आप सोचते हैं चलो रॉ में चले आते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। या आप IPS हैं, सारी टॉप पोजीशंस तो सब IPS की हैं इंटरनल सिक्योरिटी में, रॉ का चीफ भी IPS है, IB का चीफ भी IPS है, NIA का चीफ भी IPS है? तो आप सोचते हैं कि भाई हमको, चलिए आपको कार्डर मिल गया मणिपुर, आप त्रस्त हैं, आपको कार्डर मान लीजिए अच्छा भी मिल गया, लेकिन आप मुख्यमंत्री से आपकी नहीं बनी, या आपकी अपने IG से नहीं बनी, तो आप सोचते हैं कि भैया यहाँ हम पढ़े हुए हैं, इससे अच्छा दिल्ली जाएंगे, लड़की को संस्कृति स्कूल में पढ़ाएंगे, एक आध हार्डशिप पोस्टिंग कर लेंगे, उसके बाद हमारी पोस्टिंग जब लड़की हाई स्कूल में आएगी तो अमेरिका हो जाए या इंग्लैंड हो जाए, उसको वैतरणी पार करा देंगे, किसी अच्छी विदेशी यूनिवर्सिटी, पाश्चात्य यूनिवर्सिटी में घुसा देंगे। तो जो रॉ में जा रहा है वो भारत सरकार का दामाद बनने के लिए जा रहा है। वो इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि उसके रॉ में दिल है। तो 3 चीजें होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह चलाने के लिए। पहली है एप्टीट्यूड, सही एप्टीट्यूड के लोगों को लीजिए। दूसरा है जो है एटीट्यूड, या पहला है एटीट्यूड असल में, दूसरा है एप्टीट्यूड, या दोनों बराबर ही हैं। और तीसरी है अकाउंटेबिलिटी। तो अब चक्कर यह है कि जो परीक्षा है उसका काम से कोई सामंजस्य नहीं है, ठीक। तो सिविल सर्विसेज परीक्षा में जिसको नंबर नहीं आते वो रेवेन्यू सर्विस में, जिससे दौड़ा नहीं जाता वो पुलिस सर्विस में, जिससे बोला नहीं जाता वो फॉरेन सर्विस में। तो कैसे चलेंगी नौकरियां अच्छी जी, ठीक। तो RAW एप्टीट्यूड के हिसाब से नहीं लेता है, सर्विसेज से लेता है, या तो IPS से लेता है। भाई MI6 और स्कॉटलैंड यार्ड, FBI और CIA दोनों का रिक्रूटमेंट अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों में अलग किस्म के लोग चाहिए, अलग किस्म के प्राणी चाहिए। तो एप्टीट्यूड तो है ही नहीं, इक्का दुक्का एक्सीडेंटली 5-10% में होगा, वो आ जाते हैं, वो तो इतना बड़ा देश है, तुक्का लग जाता है। एटीट्यूड सब अधिकांश का खराब है, सब दामाद बनने आए हैं, किसी को दिलचस्पी है नहीं। और अकाउंटेबिलिटी शून्य है, जो भी IPS होगा वो DIG बनेगा, IG बनेगा। आर्मी की तरह तो है नहीं कि जो है हर जो है मेजर के बाद छटनी हो रही हो। भाई एक दफ़े आपको जीवन में परीक्षा पार करनी है,
उसके बाद आप अगर IAS हैं तो आप एग्रीकल्चर, कल्चर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हर चीज़ के हेड हैं। अगर आप IPS हैं तो आप पैरामिलिट्री भी चलाएंगे। वहाँ बड़ी जो है रंजिश है पैरामिलिट्री के अफसरों की कि ये क्यों हमारे सर के ऊपर IPS आके बैठ गए। आप इंटेलिजेंस भी चलाएंगे, आप इन्वेस्टिगेशन भी चलाएंगे, बिल्कुल ही अलग अलग स्किल सेट है। तो ये जो प्रणाली है ये कॉलोनियल है। ये जो है अंग्रेज़ों ने एक खाना मालिक के लिए अपने लिए बनाया, मालिक का खाना, एक खाना नौकर के लिए बनाया। तो हम आज भी नौकर का खाना खा के खुश हैं। तो इस कारणवश रॉ हो या हमारी कोई भी संस्था वो ठीक से नहीं चलती है। तो अभी रॉ है, अभी ये कच्चे हैं, ये बच्चे हैं, तो अभी इनको बड़ा होना है। तो हो सकता है 20-30 साल में जब हमारा देश सुधार कर लेगा, जब एक मैच्योरिटी आएगी, जब एक गंभीरता आएगी, जब एक गहन जो है सोच की एक जैसे कहिए कि मुहिम चढ़ लेगी, तब हम सुधार के, तब हम इन सब चीज़ों को ठीक से चला पाएंगे। तो ये अब हम वापस खालिस्तान के मुद्दे पे आए। ट्रूडो अभी जब इंडिया आए हुए थे तो इनकी जिस तरह से प्रधानमंत्री से बात हुई और उसके बाद ओवरऑल सीन ये रहा कि रिश्ता बिगड़ता हुआ सा लगता है। भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ रहे हैं और ये एक ऐसा टाइम है जब दुनिया की हर आर्थिक शक्ति जो है भारत के साथ हाथ मिलाने को तैयार बैठी हुई है। और ऐसे समय में ट्रूडो भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ रहे हैं उन लोगों की वजह से जो सेपरेटिस्ट हैं। तो ट्रूडो की ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि राजनेता सामान्य तौर पे क्या होता है, वोटों के लिए ज्यादा काम करते हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी उनकी आ गई है कि सिख वोट इतने पावरफुल हो चुके हैं कि ट्रूडो को उनके बिना पार नहीं पड़ेगी और वो भारत के साथ इन रिश्तों को बिगाड़ने पर तुल गए हैं। तो ट्रूडो को समझना है तो आपको 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहली बात कि ये बाबूजी कनाडा के पप्पू हैं, ये लकी स्पर्म क्लब के मेंबर हैं, पियर ट्रूडो के लड़के हैं, ड्रामा वामा टीचर रहे हैं, कुछ इनकी ज़्यादा शिक्षा नहीं है, ज़्यादा इन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हैं, ज़्यादा इन्होंने कुछ चलाया वलाया भी नहीं है, लेकिन देखने में अच्छे हैं, फिजिकली फिट हैं और बड़े बाप की औलाद हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ट्रूडो आज के दिन 3 जो हैं गलतियों से ग्रसित हैं। पहली बात कि ये इग्नोरेंट हैं, इग्नोरेंस। दूसरी बात है एरोगेंस, और तीसरी बात है शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल कंपल्शंस। तो इग्नोरेंस, अब ये सोचते हैं कि हम गोरा साहब है, हम लिबरल है, हम बताएगा दुनिया खाई से चलता है। अब ये जो है सऊदी अरेबिया से रिश्ते तोड़ लिए, फिर अब जोड़ने पड़े, इनको थूक के चाटना पड़ा। और सऊदी अरेबिया ने तो वाकई मरवाया था, बोटी करवा दिया था, वो भी अपने कॉन्सुलेट में। तो पहले इन्होंने थूका, अब चाटा। ठीक, अगर इनको थोड़ी जानकारी होती, इतनी इग्नोरेंस न होती, इनको समझ में आता कि भाई ये कुछ नहीं कर सकते थे सऊदी अरेबिया का। कनाडा वैसे भी जो है अमेरिका का पप्पू है। ठीक, कनाडा गया कहाँ? इराक क्यों गया भाई? क्योंकि अमेरिका गया। तो कनाडा के पास इस समय शक्ति ही नहीं है। आप असल में देखेंगे तो कनाडा के डिफेंस अटैचे वॉशिंगटन में मेरे मित्र हैं, उनके साथ मेरा एक पॉडकास्ट है, बहुत गजब अफसर हैं वो जी। तो कनाडा वैसे देश अच्छा चलता है, लेकिन नेता इस समय बेवकूफ़ है। ठीक, तो एक तो इग्नोरेंस, पता ही नहीं। अब पता नहीं भारत ने कराया भी नहीं भी कराया। आप कह रहे हैं क्रेडिबल एलिगेशन है, भाई अगर क्रेडिबल एलिगेशन है इन्वेस्टिगेशन करिए। काहे आप जो है चीखते चिल्लाते बीच बाजार चल रहे हैं, नौटंकी क्यों कर रहे हैं? ठीक, तो इग्नोरेंस बहुत है। इनको गोरा साहब सिंड्रोम है, जिसे कहते हैं वाइट मैन्स बर्डन, मिशन सिविलिजात्रिस जिसे कहते थे फ्रेंच में, सिविलाइजिंग मिशन। तो ये थोड़ा उससे भी ग्रसित हैं। और वो जो है पॉइंट आता है, वो सेकंड पॉइंट में आता है एरोगेंस, कि इनमें ये एरोगेंस है कि कनाडा एक लिबरल देश है और कनाडा जो है सबका रखवाला है, और कनाडा ने वाइट मैन्स बर्डन उठा लिया है। हम गोरा साहब है, हम बाकी सबको बचाएगा, हम अपना सिख भाई लोग को भी बचाएगा, हम लिबरलिज्म का जो है दुनिया को उदाहरण देगा। इसीलिए ये सऊदियों से भिड़ गए और अब जो है बिना बिला वजह भारत से भिड़े आ रहे हैं।
कोई कारण नहीं भाई। अभी तो आपने तहकीकात ही नहीं ख़त्म की, आप जो हैं बोल रहे हैं क्रेडिबल एलिगेशन है। क्या है भाई? 5i आपके पास इंटेलिजेंस है, मान लीजिए, मैं चलिए मान भी लिया कि जो है RAW का हाथ है, मान भी लिया, जो कि अभी हमें पता भी नहीं, तो भी इस आदमी के लिए जो कि पहली बात जो है भाग के आया था, वैसे ही लुक्का बदमाश है, वैसे ही जो है ऐसा नहीं है कि बड़ा सज्जन है, बड़ा मतलब अपस्टैंडिंग मेंबर हो सोसाइटी का, जो कि कनाडा ही खुद फर्जी पासपोर्ट पे आया था, ठीक, उसके लिए आप जो हैं इतनी बड़ी इकोनॉमी से, इतनी बड़ी राइजिंग पावर से, जिसकी आपको ज़रूरत है चीन के खिलाफ, आप काहे जो है अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं? तो मेरा मानना यह है कि इसके पीछे इग्नोरेंस और दूसरी एरोगेंस, और तीसरा है पॉलिटिकल कंपल्शन इनका शॉर्ट टर्म, की ट्रूडो इस समय, सिखों को छोड़िए, सिख वोट को छोड़िए, ट्रूडो की इस समय इमेज बड़ी खराब है। क्यों है? इकोनॉमी गटर में बैठी है, कुछ इनका भी हाथ था, ठीक। दूसरा जो है, इनको लोग सॉफ्ट समझते हैं कि ये पप्पू जी खड़े नहीं हो पाते न यूएस के खिलाफ। भाई यूएस ने जब कहा कि हमको जो है हुआवेई की एग्जीक्यूटिव चाहिए, तो इन्होंने घुटने टेक दिए, ठीक। लेकिन इनको चाइना पे भी सॉफ्ट माना जाता है, चाइना से भी पैसा आया है, चाइना को इनकी कमोडिटीज़ जाती हैं, तो इनको नेशनल सिक्योरिटी पे लोग सॉफ्ट समझते हैं कि भाई ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पे सुदृढ़ खड़े नहीं हो पाते। तो उन्होंने सोचा कि भाई कुछ ब्राउनी पॉइंट्स 2-4 जो है जुटा लें ब्राउनी फजी वजीज के साथ, और ये भारत पे चढ़ गए अपनी छवि सुधारने के लिए। और दूसरी बात यह है कि भूलना नहीं चाहिए हमें कि इनको सपोर्ट है ना, इनको सपोर्ट है। मैं काफ़ी नोट्स बनाया हूँ, मैं आपको बताता हूँ। इनको सपोर्ट है जगमीत सिंह जो NDP के हैं, जो कि मतलब जिनको वकील रहे हैं, जिनको स्टाइल वाइल पे पूरे नंबर मिलते हैं, मूछे बड़े ताव से रखते हैं, दाढ़ी वाड़ी एकदम पगड़ी वगड़ी बिल्कुल फैशन मॉडल लगते हैं, इन्हीं की तरह हैं, गुड लुकिंग बॉय। तो जगमीत सिंह के इनको सपोर्ट चाहिए। और इनके खुद के जो हैं कुछ मिनिस्टर हैं, हरजीत सज्जन जो पुराने पुलिस वाले रहे हैं, तो वो भी सिख वोट लाते हैं। तो इनको लगता है, ये भ्रमित हैं कि भाई खालिस्तान का गाना गा के इनको सिख वोट इनके पीछे हो लेगा, तो वो भी है कुछ। तो इन तीनों का जो है सम्मिश्रण ट्रूडो को जो है जैसे कहते हैं कि नचवा रहा है। तो एक जब ट्रूडो एक क्रेडिबल वो एलिगेशन लगा रहे हैं, तो वहां पर एजेंसी क्रेडिबल तो ये कह रहे हैं ना, हाँ, लेकिन इन्हीं की एजेंसी का एक स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि 2 एस्पेक्ट को देखा। एक ऑफ कोर्स इंडिया की जो बात चल रही है वो, दूसरा वो कहते हैं कि सिखों का ये इंटरनल गैंग वॉर भी हो सकता है। और इसमें जो है एक केस हमें ध्यान आता है कि रिपुदमन सिंह मलिक जो 1985 की एयर इंडिया बॉम्बिंग का गुनहगार था, उसके साथ निज्जर का विवाद था, तो दोनों ने मुकदमे करवाए, रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या हो गई। तो ये एक एंगल भी है कि रिपुदमन सिंह मलिक गैंग भी इसके पीछे हो सकता है। अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ, खालिस्तान का तो मूवमेंट, जब इस तरह के मूवमेंट शुरू होते हैं तो वो एक धार्मिक आधार पर एक देश की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये गैंग्स आपस में, जो दोनों ही खालिस्तान के लिए इतने बड़े क्राइम कर चुके हैं, वो आपस में क्यों भिड़े हुए हैं? तो कनाडा में जो सिखों की इंटरनल पॉलिटिक्स है, सिखों की नहीं कहूंगा मैं, खालिस्तानी सिखों की जो पॉलिटिक्स है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? तो ये छोटी सी बात है, लोग भूल जाते हैं कि पहली बात कि ये खालिस्तान मूवमेंट नहीं है, ये खालिस्तान कल्ट्स है। अब गैंग वॉर तो 80s से शुरू हो गई थी, ऐसा थोड़ी है कि एक फोर्स थी। बब्बर खालसा भी था, खालिस्तान टाइगर फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, 72 थे। मेरे पिताजी तो फौज में थे, और कितने हम लोगों के रिश्तेदार पंजाब में जो है नौकरी किए, दोस्त इत्यादि भी पिताजी के मेरे। तो पंजाब की तो कहानियाँ मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, क्या चल रहा है क्या नहीं। तो एक कमांडो फोर्स नहीं था, एक आतंकवादी गुट नहीं था। गैंग वॉर बहुत पहले से शुरू हो गई और गैंग वॉर अब तक चल रही है। तो हो सकता है गैंग वॉर हो,
हो सकता है कि भाई एक गैंग को किसी ISI ने ही पैसा दे दिया हो पाकिस्तान के कि उस टपका हो, भारत के मुंह पे काली पुत जाएगी, सांप जो है भारत के गले फेंक दो। या हो सकता है चीन की MSS ने ही कर दिया। G20 में वैसे ही शी जिनपिंग नहीं आए थे। तो अगर आप देखिए ये खालिस्तानी कल्ट्स ये फूकी हुई कारतूस हैं, ये छुटभैये गुंडे हैं, लुक्के हैं, फुक्के हैं, टुच्चे हैं, फूकी हुई कारतूस हैं। आज के दिन सिख समाज न भारत का न विदेश का इनमें दिलचस्पी रखता है। आज के दिन अजय बंगा जो है वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है। आज के दिन जो है भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रह चुके हैं। आज के दिन CEO कितने डॉक्टर, कितने वकील, कितने जनरल, कितने पुलिस के अधिकारी, कितने जो है धंधा करने वाले, कितने आर्टिस्ट, सब सिख हैं। सबसे ज़्यादा अगर म्यूजिक चलता है देश भर तो पंजाबी म्यूजिक है भाई। कोई और रीजनल म्यूजिक की नेशनल अपील नहीं है। पंजाबी म्यूजिक चलता है पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक, बंगाल से लेकर गुजरात तक आपको सुनने को मिल जाएगा डांस पार्टी में पंजाबी म्यूजिक। तो सिख समाज इतना सफल है, कट्टरता से तो नहीं कोई सफल होता है ना। सफलता तो तब आती है जब आप कर्मठ हैं, सफलता तो तब आती है जब आप जो हैं प्रैक्टिकल हैं, यथार्थवादी हैं। तो ये जो मूवमेंट का आप इसको कृपा करके दर्जा न दें, ये कल्ट्स हैं। ये कल्ट्स कनाडा में हैं क्योंकि जो 80s में ये मूवमेंट भी जब सो कॉल्ड शुरू हुआ था उस ज़माने में, उस समय एक ज़माने में आप कह सकते हैं मूवमेंट था, पर शुरू ये कल्ट से हुआ था। जर्नैल सिंह भिंडरानवाले को इंदिरा गांधी ने बढ़ावा दिया। क्यों दिया? कालियों से वोट काटने के लिए। भस्मासुर खड़ा हो गया। फिर इंदिरा गांधी को ही एक जो है सिख जनरल भेजना पड़ा, बराड़ साहब, जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया। और अंत में KPS गिल, एक जट सिख ने इस जो है खालिस्तानी जो है उपद्रव को ख़त्म किया। और उस समय आग में घी डाला था ISI ने। 1971 में बांग्लादेश बना, मेरे पिताजी उस लड़ाई में थे। उसके बाद एक प्रिजनर ऑफ वॉर ने उनको कहा कि सिंह साहब, डॉक्टर साहब, इस दफ़े फतह आपकी हुई है, इंशाअल्लाह एक मौका और मिले। और मौका कहाँ से लिया? जब जनरल ज़ियाउल हक आए बाबूजी, उन्होंने ऑपरेशन तूपैक किया। ऑपरेशन तूपैक था ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। कश्मीर तो बाद में उबला, पहले पंजाब उबला, और वो मौका दिया इंदिरा गांधी की बेवकूफ़ी ने। तो उसके बाद जो है कांग्रेस सरकार ने इस पे कब्जा जमाया, ठीक। तो और सिखों ने जमाया, क्योंकि सिखों को समझ में आया कि ये तो पागलपन है। तो सीधी बात ये है कि ये जो खालिस्तानी कल्ट्स हैं, ये कई इमिग्रेंट उस समय जो कनाडा गए, जो भाग के गए, बहुत से उसमें से आतंकवादी ही थे, बहुत से उनमें से कट्टर थे। ये कट्टरपंथी लोग जो हैं अब वहाँ बिजनेसमैन हैं। अब ये मूवमेंट के नाम पे 4 लोग अपने पीछे खड़ा कर लेना चाहते हैं, बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी से उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं इसी बहाने। अब ये सब धंधा चला रहे हैं और सिख समाज में इनका कोई समर्थन अब ज़्यादा बचा नहीं है, लेकिन शोर बहुत मचाते हैं। और जो ट्रूडो जैसा नेता हैं जो कि अज्ञानी हैं, वो इनको भाव ज़्यादा दे देते हैं, और जो वेस्टर्न मीडिया है वो इनको भाव दे देती है। जी, तो यहाँ पर एक आपने चाइना का जिक्र किया, क्योंकि पाकिस्तान जो हमें शुरू से ध्यान है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल था पाकिस्तान के मूवमेंट में जो पंजाब में रहा। बिल्कुल, हथियार देते थे, ट्रेनिंग देते थे, लोगों को जो है बॉर्डर के पार कराते थे हमारे यहाँ। तो पूरा समर्थन था। तो मैं कुछ समय पंजाब में मैंने करीब 3 साल काम किया। वहां बीच में छोटी छोटी आवाजें उठती थी, लेकिन आवाजें दबी। लेकिन कनाडा से ये आवाज लगातार उठ रही है। और कुछ समय पहले जो है हमने लंदन में भी देखा, हाई कमीशन पे जब भारत का झंडा उतारने का प्रयास हुआ,
तो ये घटनाएं जब अचानक से वापस ये छुटपुट घटनाएं ही कहें लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में आ जाती है तो बड़ी खबर बन जाती है। तो इनके पीछे अब क्या सिर्फ एक पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि इतनी इनको हवा दे रहा है, या और शक्तियां भी आपको लग रहा है जो कि भारत के खिलाफ इसमें काम कर रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता आज के दिन CIA इसको हवा दे रही होगी, या MI6 इसको हवा दे रही होगी, या जो है कनाडा की भी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी दे रही होगी। हो सकता है एक डेस्क में 2-3 लोग दे रहे हो, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है देखिए, ये बहुत बड़े हादसे नहीं हैं, ये वो हादसे हैं जो सनसनीखेज हादसे हैं। तो देखिए, 100, 200, 500 की भीड़ इकट्ठा करना तो बड़ी आम बात है। तो अगर 500 कट्टर सरदार हैं, 500 भी नहीं रहे होंगे जो, और वो आके एम्बेसी पे धावा या हाई कमीशन पे धावा बोल देते हैं जी, तो फिर आप कर क्या सकते हैं? हो गया। अब वो ऐसे काम इसीलिए कर रहे हैं कि अखबार में आए, ठीक, अखबार में आ जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसकी जो है, जिसे कहिए एक जो है इंसर्जेंसी भी करने का, इसकी जो है ब्रॉड बेस सपोर्ट तो नहीं है ना, जन समर्थन नहीं है ना। तो हाँ, ये सब छुटपुट चीज़ें होती रहेंगी। आप ठंड मारिए ट्विटर पे और बाकी जगह, इस पे इतना क्यों बौरा रहे हैं? लेकिन एक आपने इकोनॉमिस्ट का जिक्र किया था जब हम लोग बातचीत कर रहे थे। बिल्कुल किया था। इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा, अब आप देखें कि हम इसकी छुटपुट घटना देख के मान लें, लेकिन इकोनॉमिस्ट ने जिस तरह से, आप अगर शीशे को पढ़ के बताएं और उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें, उससे छवि के ऊपर हमारे प्रभाव आ रहा है बहुत ज्यादा। तो देखिए, इकोनॉमिस्ट का देखिए वो कौन, किसको हायर करते हैं लिखने के लिए? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के ग्रेजुएट्स, ठीक। क्या उनको पंजाब के बारे में कुछ पता है? क्या सिख समुदाय के बारे में कुछ पता है? क्या उनको भारत के बारे में कुछ पता है? पहले तो अंग्रेज राज करते थे भारत पे, तो पंजाबी सीख जाते थे, तमिल भी सीख जाते थे। मेजर जेम्स प्रिंसेप ने ब्रह्मी डिसाइफर की। ब्रह्मी क्या है, ब्रह्मी लिपि जो है, उन्होंने ही क्या कह रही है, उन्होंने ही पहली बार कई 100 साल बाद परखा, और 1837 में, 1837 में। आज के दिन जो इकोनॉमिस्ट में लेख लिख रहे हैं लोग, वो क्या है? वो होंगे 25-30 साल के लड़के, डिबेटिंग किए होंगे, नहीं भी किए होंगे तो ऐसे अच्छा लिखते हैं। तो अब लिख डालते हैं कि भाई कि इंडिया हैज़ muzzled the press, cowed the courts and persecuted minorities। ठीक है, ये लाइन। अब उन्होंने ये जो है आक्षेप लगाया है कि आप जो है सिखों पे अत्याचार कर रहे हैं, आप मुसलमानों पे कर रहे हैं। सीधी बात यह है कि आज के दिन भी भारत का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान 4 दफ़े शादी कर सकता है, टर्की का नहीं कर सकता। और याद रखिए कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में खिलाफत मूवमेंट हुआ था 1919 में। खलीफा कौन होता था? टर्की का सुल्तान। उस खलीफा को वापस लाने के लिए उस समय के ब्रिटिश इंडिया में आंदोलन हुआ था। गांधी जी भी सम्मिलित थे कि नहीं जी, आपने वायदा किया था टर्की के सुल्तान को, वो वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। विडंबना देखिए कि जिस टर्की की ओर, जिस मक्का की ओर, मतलब जिस ईरान की ओर ये लोग जो है ऊंची निगाह से देखते हैं, उनमें से कई देशों में जो है मुसलमानों के पास वो हक नहीं है जो भारतवर्ष में है। ईस्टर्न प्रोविंस में सऊदी अरेबिया में तेल है, ईस्टर्न प्रोविंस शिया है। शेख निम्र को जो है 1 जनवरी, शेख निम्र को शायद मुझे देखना पड़ेगा, 1 जनवरी शेख निम्र के शायद लड़के को 2016 गला ही काट दिया। अगर आप शिया हैं और अगर आप जो है आवाज़ उठाते हैं सऊदी अरेबिया में, तो आप साफ कर दिए जाते हैं, चुप बैठे रहते हैं आप। अगर आप सुन्नी हैं और अगर आप ईरान में हैं तो चू नहीं करते हैं। तो और टर्की तो कमाल अटातुर्क ने एक रिपब्लिक बनाई थी जो कि चाहती थी मॉडर्नाइजेशन। अब उसको एर्दोआन जो है, रेसिप तैयब एर्दोआन बिल्कुल उल्टी गंगा बहाना चाहते हैं। पर सीधी बात यह है कि उल्टी गंगा बहाने के बाद भी उनकी ये हिम्मत नहीं है कि कह दें कि हाँ आज के दिन
टर्की में एक आदमी 4 शादी कर सकता है, तलाक 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 कह के जो है तलाक कर सकता है, लुटिया डूब जाएगी उनकी। तो इकोनॉमिस्ट जो बातें कर रहा है कि भाई हाँ हमारे यहाँ कोर्ट्स खत्म हो गए, अरे क्या बात कर रहे हो, हैं बुरे हाल हैं, बेहाल हैं, बड़ी चोरी है उनमें, बड़ा विलम्ब लगता है, लेकिन हैं इंडिपेंडेंट हैं। हमारे यहाँ तो कोलिजियम है, नेता कोर्ट के जज अपॉइंट ही नहीं कर पाता है। कोर्ट की अलग दिक्कतें हैं, वो मतलब वो अपने जो है भाई भतीजावाद है और अपने पुत्र पुत्रियों को जो है ऊंची पोजीशन में जो है पहुंचा देते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन इंडिपेंडेंस की कोई कमी नहीं है। तो ये कहना कि हमारे कोर्ट्स जो हैं काउड डाउन है, कहाँ भैया माइनॉरिटी परसिक्यूटेड है, भैया कहाँ परसिक्यूटेड है, ठीक है। और प्रेस मजल्ड है, ठीक है, माना प्रेस थोड़ी बहुत मजल्ड हो गई है, लेकिन इंदिरा गांधी के समय तो इमरजेंसी थी, हमारा देश ही मतलब अभी जिसे कहिए वो मैच्योरिटी नहीं आई, आ जाएगी। तो लेकिन एक जो है एक वाक्य में लपेट देना और फिर उसको सिख सेपरेटिज्म से कि अरे क्योंकि इन पे ऑपरेशन है इसलिए वो कनाडा में नौटंकी कर रहे हैं, अरे भैया भांग धतूरा खा रहे हो क्या? अंग्रेजी अच्छी है और बड़े सहज भाव से लिखा है, लेकिन तर्क तथ्य पे आधारित नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम सेंटियाए आते हैं भारतवासी, तथ्य की बात नहीं करते। हाय हाय अंग्रेजों ने ये कह दिया, गोरे साहब ने ये कह दिया। अभी भी चले जाइए आप, हर सेक्रेटरी के मेज पे इकोनॉमिस्ट दिखेगी, पढ़ते नहीं है लेकिन पैसा देते हैं इकोनॉमिस्ट को। फेयर ऑब्जर्वर को पैसा नहीं देता कोई सेक्रेटरी, गोरों को देता है क्योंकि गोरा साहब है ना। तो सीधी बात यह है कि ये जो वेस्टर्न नैरेटिव है ये थोड़ा लेगेसी से भी आता है, क्योंकि एक वाइट मैन्स बर्डन, एक पैटर्नलिज्म, ये सब शब्द अंग्रेजी के हैं, लेकिन ये कि हम तुमको बचाएगा, तुम अपना जो है प्रिमिटिव कल्चर में है, हम तुमको जीसस का दर्शन कराएगा, अब जीसस नहीं रहा तो हम तुमको लिबरल बनाएगा, हम तुमको सुधारेगा। तो वो इनके जिसे कहिए सबकॉन्शियस में ज़रूर है। तो वो इस तरह की टिप्पणियाँ इकोनॉमिस्ट में और ख़ासकर न्यूयॉर्क टाइम्स में खूब हैं। और वैसे भी यहाँ काम कौन करते हैं? काम वो करते हैं कि जो आईवी लीग या ऑक्सब्रिज से आए हैं या जो भारतवासी वहाँ से आए हैं, जैसे शशि थरूर का लड़का ईशान थरूर जो कि कोई भारतीय भाषा बोल ही नहीं पाता है, या राणा अयूब जो कि काफ़ी खिलाफत कर रही है इस सरकार का, लेकिन वो यही कहती है कि भाई भारत बहुत जो है ख़राब देश है, यहाँ मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, और भूल जाती है कि भाई सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, बाकी जगह कहीं बुरा हाल है। भाई टर्की में जो है कर्ड्स का हाल है उससे तो 100 गुना अच्छे हमारे कश्मीरी हैं। कभी एयरक्राफ्ट से बॉम्बिंग हमने की है किसी कश्मीरी गांव पे? नहीं। टर्की में तो आटाटुर्क ने अपनी बिटिया जो फाइटर पायलट थी, एडॉप्टेड बिटिया, उससे जो है बॉम्ब गिरवाए थे कर्डिश गांव पे। तो भारत उस हिसाब से बड़ा सॉफ्ट स्टेट है, शाकाहारी समाज है। यहाँ तो लोगों के खून में नहीं है उस तरह की हरकतें करना। तो ये सब डायलॉग बाजी है, एक तो पूर्णतः सत्य नहीं है, और दूसरा ये भारत की छवि को जो है धूल धूसरित करता है। और जो है बहुत की जो भारत में अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हैं उनको इससे बड़ी सहमति होती है, क्योंकि भारत में जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उनमें बड़ा ही हीन भाव है। वो गोरे आदमी के कथन को जिसे कहिए कि सराखों पे रखते हैं। तो लेकिन ये जो नैरेटिव है ये सत्य नहीं है। और खालिस्तान के मामले में आप देखिए सारे दलों ने विरोध किया है, इस पे एक राष्ट्रीय एकता है कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो बिल्कुल ही बात तर्क संगत नहीं है और तथ्य संगत नहीं है।
इकोनॉमिस्ट और ये जो मीडिया है ये एक तरफ एक बात कर रहा है। फेयर ऑब्जर्वर पर जनरल केजे सिंह का एक आर्टिकल है खालिस्तान को लेकर ही, और श्रोताओं से मैं बताऊंगा कि उस आर्टिकल को हम कमेंट में इसका लिंक दे रहे हैं, आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ें उसको। तो केजे सिंह जी ये कह रहे हैं कि शुरुआती दौर में पश्चिम ने इसको भारत की समस्या माना, इनका इंटरनल इश्यू है, लेकिन अब पश्चिम देश खुद परेशान है क्योंकि सिखों की संख्या बढ़ी है, अल्पसंख्यक समुदाय बन गए हैं, एक शक्ति उनके हाथ में भी आ गई है। तो जर्मनी हो, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब के साथ जो है ये समस्या आने लगी है। इसको लेके ये समस्या आने के बावजूद भी जो है वो मीडिया उस चीज को क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। और इन देशों का आप किस तरह से देख रहे हैं, इनका मूवमेंट क्या है? कनाडा जैसा एक तरह से नेगेटिव ही गया हमारे साथ, तो ये सारे देश किन समस्याओं को फेस कर रहे हैं और कहाँ पर आपको लगता है कि एक्शन इनको लेना चाहिए या ले रहे हैं? देखिए, पहली बात कि सिख समाज को खालिस्तान से मत जोड़िए, मैं दोबारा कहूंगा जी, ठीक है। पार्मेजान और मोज़रेला सरदार सिख हमारे इटली में चला रहे हैं धंधा, ठीक है। उनके पास फुर्सत नहीं है खालिस्तानियों से ज्यादा सत श्री अकाल करने की। कुछ पगलैंट, कुछ कट्टरपंथी लोग पहुंचे हैं और वो हल्ला ज्यादा करते हैं, ठीक। उनको जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं ये लोग। भाई मैं यहां वॉशिंगटन में हूं, भाई हमारे साथ के IAS IPS लोग नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी बंगला होता है, यहां उठा दौड़ने गए, आए, चाय बनाई, बर्तन मांजा, कमरा साफ किया, फिर आपके साथ बैठ गए, खाना भी खुद ही बनाना है, कपड़े भी खुद धोने, सारे काम खुद करने। तो यहाँ जो सिख समाज के लोग हैं, फुर्सत कहाँ है? सवेरे से शाम ऐसे निकलती है कि पता ही नहीं चलता। तो अधिकांश सिख समाज के पास फुर्सत नहीं है। जो कट्टरपंथी हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया, जो वैसे ही गए थे भारत से दुखी होके, शायद उनके साथ बुरा हुआ उस समय, वो खुमार लिए बैठे हैं। और वो कट्टरपंथी लोग आज से नहीं, कनिष्क की बॉम्बिंग याद है किसी को? इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया का प्लेन ही फटा था। हाँ, वो कहां से फटा था? कनाडा से। आज तक एक्स्ट्राडिशन किया इन्होंने? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ट्रूडो, पप्पू, नहीं किया ना। तो ये दिक्कत इनके साथ बहुत पहले हो चुकी है। इन्होंने अपने घर भस्मासुर बुला लिए हैं। इंदिरा गांधी ने भी भंडरनवाले को पाला था, अंत में उन्हीं की मुसीबत बन गई, उन्हीं की जान चली गई। अब ये जो कट्टरपंथी जो हैं, जो इन्होंने लुक के फुक के छुट भैये गुंडे फूकी हुई कारतूसें अपने यहाँ रख ली हैं, तो अब ये गैंग वॉरफेयर लेके आएंगे, इनके गाने वही होंगे, मार पिटाई खून खराबे के, इनके जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होंगी। अब अफवाह तो ये है, अब हो सकता है पूर्णतः असत्य हो, कि अफवाह तो ये है कि भाई जगमीत सिंह नहीं, अफवाह ये है कि इनके जो हरजीत संजन, जो इनके मिनिस्टर हैं, इनको खूब मेडल मिले हैं। इनके बाप पंजाब पुलिस के हेड कांस्टेबल थे और ये फिर पुलिस में थे, फिर ये फौज में थे। अब अफवाह तो ये है कि ये वसूली वगैरह करते थे। इन्होंने वही पंजाब पुलिस की हरकतें कनाडा में जो हैं ले आई और खूब पैसे वैसे बनाए, उसके बाद पैसे वैसे बना के ये नेता बन गए। अब हो सकता है बात असत्य हो, लेकिन अगर ये सब बातें होने लगें कि अब कनाडा में भी पुलिस घूस लेने लगी और कनाडा में भी ऐसी हरकतें होने लगीं, तो बीमारी आपने जो है लिबरलिज्म के नाम पे अपने गले लाद ली। भाई ये ना भूलें कि जर्मनी का उदाहरण देता हूँ, टर्की में मेरी जितनी मित्र हैं, टर्की से जो मेरी जितनी मित्र हैं, अधिकांश प्रोफेसर हैं और सब बड़ी त्रस्त हैं रेसिप तय्यिप एर्दोगान से। कहती हैं क्या है, हमें थोड़ी अपने बाल ढकने, किस तरह का इस्लाम ये ला रहा है। ये पूरा अटैटर्क ने हमारे लिए, जो समाज के लिए जो इतना बड़ा कदम आगे लिया था, उसके पीछे कर रहा है। और जो अटैटर्क का विरोध भी करती हैं, वो कहती हैं ये तो पागलपन है, अटैटर्क ने सब कुछ सही नहीं किया, लेकिन ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। टर्की के लोग ज़्यादा उदार हैं
वही जर्मनी में अर्दोवान को ज़्यादा वोट पड़ते हैं तुर्की वोटर से, टर्की से। परसेंटेज आप नाप लीजिए। क्यों? क्योंकि जर्मनी ने बहुत से कट्टरपंथी टर्क ले लिए और वो अब जर्मनी में दिक्कत कर रहे हैं। तो यही हाल, यही जो इनको टर्क के साथ हुआ है जर्मनी में, वही इनको 6 कट्टरपंथियों से दिक्कत आएगी। कनाडा में हो सकता है और मारकाट हो, एक गैंग दूसरे को मारे, यही दिक्कत आएगी ऑस्ट्रेलिया में, यही दिक्कत आएगी जर्मनी में। तो इससे अधिकांश सिख समुदाय का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो कट्टरपंथी जो गैंग वैंग बने हुए हैं वो बिल्कुल भस्मासुर की तरह फिर जो है पुण्य प्रताप कमाएंगे इन देशों के लिए। तो ये जो स्टेट पंजाब है, इसमें इतने सफल विचारक रहे हैं, व्यवसायी रहे हैं, देश में लड़े हैं, तो आम सिख का जो है, आपने चूंकि हालांकि इस बात कहा है, लेकिन मैं फिर से इस बात को जानना चाह रहा हूँ कि क्या आम सिख की इनके साथ सहानुभूति है? और दूसरा, पंजाब के लोग जो हैं, एक हरित क्रांति इसी प्रदेश में हुई, यहाँ के किसान जितने अमीर हैं देश में कहीं आए नहीं है, लेकिन यहाँ से जिस तरह से पलायन होता है कनाडा ऑस्ट्रेलिया को लेके, जो वहाँ पे ऑब्सेशन है वो बहुत ज्यादा है। तो मैं दोनों चीजों को आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आम सिखों को खालिस्तान को लेके क्या फीलिंग है, और ये पलायन पंजाब से इतना ज्यादा क्यों है? ये बाकी स्टेट्स में इतना नहीं दिखता। IT प्रोफेशनल्स का हिंदुस्तान में भले ही देखते हो, लेकिन पंजाब में वो कुछ भी करने के लिए, चाहे वो ट्रक चलाए, ढाबा खोले बाहर जाके, उसके लिए भी वो बाहर जाने को तैयार है, लेकिन पंजाब में रुकने को तैयार नहीं। देखिए, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि पंजाब में एक ज़माने में हरित क्रांति आई, उससे बड़ा फ़ायदा हुआ, लेकिन फिर पंजाब की अर्थव्यवस्था को खालिस्तान की इंसर्जेंसी ने बड़ा धक्का पहुंचाया। फिर पंजाब स्टेट के भी खर्चे बढ़ गए, पंजाब पुलिस पे, सिक्योरिटी पे, और पंजाब से इंडस्ट्री एक तरह से गायब ही हो गई। पंजाब में सर्विसेज भी नहीं आ पाई कि भाई बेंगलोर की तरह कोई IT सेंटर नहीं बना। तो पंजाब को जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी और जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप थी, जो IAS थी, उसने जो है जो कहें काफ़ी धक्का पहुंचाया। आप बताइए, पंजाब में, चंडीगढ़ में आज के दिन भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों नहीं है? होना चाहिए ना जी। क्योंकि सुनने में आता है कि जो नेता बस चलाते हैं वो घूस खिला के बनने नहीं देते एयरपोर्ट। तो पंजाब को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, पंजाब को चाहिए इंडस्ट्री। भाई हरित क्रांति जहाँ तक गई, एग्रीकल्चर में उतनी प्रोडक्टिविटी भी नहीं हो पाती है जितनी इंडस्ट्री में होती है। सर्विसेज का अलग फ़ायदा है। ठीक, चंडीगढ़ वैसे ही इतना शानदार शहर है, और भी पंजाब वैसे ही अच्छी जगह है रहने के लिए। तो पंजाब में बिजनेस, पंजाब में एग्री बिजनेस, पंजाब में सर्विसेज, हर चीज़ हो सकती है। पंजाबी वैसे ही बड़ा एंटरप्रेन्योरियल है, बड़ा जांगर वाला है। भाई जब पार्मेजान और मोज़रेला का बिजनेस इटली में जाके कंट्रोल कर सकता है पंजाब का सिख, तो पार्मेजान, मोज़रेला और बाकी चीज़ें पंजाब में क्यों नहीं बन सकती? तो उसके लिए पंजाब को सुधार की ज़रूरत है। वो दोनों केंद्र और राज्य सरकारों को ध्यान देना होगा, क्योंकि पंजाब की विडंबना ये रही है कि कुछ ज़्यादा चोरी बढ़ गई, ये तो सब जानते हैं। कुछ ज़्यादा ही सुरसा की तरह मुंह खुलता चला गया नेताओं का भी और IAS अधिकारियों का भी। तो पंजाब में अब ज़रूरत यह है कि इकोनॉमिक पॉलिसी बड़े ढंग से बने, जो अभी की सरकार है उस पर ध्यान दे। भगवंत सिंह मान आम आदमी पार्टी के हैं, वो ध्यान दें, केंद्र ध्यान दें, क्योंकि रोज़गार अगर बढ़ेगा पंजाब में तो लोग कम जाएंगे। क्योंकि सीधी बात यह है कि पंजाब का आदमी इसलिए भी जाता है क्योंकि पंजाब पार्टीशन के समय कई लोग गए तो रिश्तेदार हैं विदेश, और वो देखते हैं कि भाई मैं ट्रक चलाना है तो भाई कनाडा में चलाओगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे ना, तो अपने हिसाब से सही काम कर रहा है। ढाबा अगर चला लोगे पंजाबी बर्मिंघम में तो ज़्यादा पैसा कमाओगे ना भटिंडा से। तो पंजाबी अपने हिसाब से ठीक काम कर रहा है।
वो तो वहां जा रहा है, यहाँ पैसे ज्यादा मिलेंगे। यूपी वाला जो है मुंबई जा रहा है टैक्सी चलाने और ऑटो चलाने, बिहार वाला पंजाब आ रहा है लेबर बनने। हर आदमी वहां जा रहा है जहां जा पा रहा है जी। तो क्या आम वो देखिए, वो बदलेगा तब जब अर्थव्यवस्था, आर्थिक हालात बदलेंगे। तो आम लोग कतई नहीं जुड़े हैं। आम सिख अजय बंगा बनना चाहता है जी, आम सिख वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बनना चाहता है, आम सिख चाहता है कि वो धंधा चलाए, तरक्की करे। सिख तो वैसे ही महत्वाकांक्षी लोग हैं। लोग भूल जाते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों के आने के पहले मुगलिया सल्तनत जब डूबी तो 2 एम्पायर खड़े हुए, 2 इंडिजिनस एम्पायर, मराठा और सिख। एम्पायर बिहार से नहीं आया, चंद्रगुप्त मौर्य के मरे हजारों साल हो गए। एम्पायर बंगाल से नहीं आया, वहाँ तो कंपनी बहादुर ने कब्जा कर लिया प्लासी के बाद, और बंगाल आज भी टूटा हुआ है। बंगाल में आज भी कॉन्फिडेंस नहीं है बंगालियों में इंडस्ट्री खोलने की, एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी से कहते हैं कि व्यवसाय करने की। वो अभी भी नौकरी करता है। पंजाब में वो है, पंजाबी फौज डोगरा जनरल के अंडर कश्मीर पे कब्जा जमाई। हमारी टाइमलाइन है कश्मीर पे, देख लीजिए। कश्मीर अगर भारत का भाग है इसलिए है क्योंकि सिख अंपायर बढ़ के कश्मीर को लिया। तो जो पंजाबी है वो एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है। वो इन कल्टों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। उसने देखा है कि आप अगर ठीक से पढ़ाई करते हैं तो आप मनमोहन सिंह बन सकते हैं प्रधानमंत्री, आप मोंटेक सिंह आलूवालिया बन सकते हैं, आप केजे सिंह की आपने बात कही, आर्मी कमांडर रिटायर हुए, आप केजे सिंह बन सकते हैं, आर्मी कमांडर बन सकते हैं, आप अजय बंगा बन सकते हैं। वो जहाँ जाता है वो सक्सेस ढूंढता है, वो इन पचड़ों में पड़ना नहीं चाहता, कुछ 2-4 पगलैठों को छोड़ के जो एकदम कट्टर है। तो सिख समुदाय में आज खालिस्तान के लिए कोई समर्थन नहीं बचा है। इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि ये खालिस्तानी कल्ट्स हैं, प्लूरल कल्ट्स, एक नहीं है कल्ट, कई कल्ट्स हैं। ये आपस में ही मरते कटते रहते हैं, शुंभ निशुंभ की तरह। आज के दिन इनको समर्थन समाज में नहीं है, और इनका समर्थन जो थोड़ा बहुत है वो भी चला जाएगा अगर पंजाब को हमने चमका दिया। तो ये जो समय है ये पंजाब को फिर से चमकाने का है, क्योंकि इस देश का जो इतिहास रहा है सिखों का, देश के लिए रक्षा बहुत पहले से हम देखते हैं सिख गुरुओं ने अपनी जान दी है देश के लिए। जब हम फौज की बात करते हैं, देश की तलवार हैं साहब, देश की तलवार हैं। अभी जब चीन से भी मुठभेड़ हुई थी तो देखिए कैसे सरदार लड़े थे, दबंगई है, दिलेरी है। तो बिल्कुल देश की तलवार हैं सिख, और हर फौज में ही नहीं, हर क्षेत्र में। तो फौज, खेती, चाहे उद्यमिता हो, बिजनेस हो, सब जगह सिखों ने अपनी धाक जमाई है। और सबसे सुंदर उदाहरण है कि जब खालिस्तानियों ने लंदन में झंडा उतारा था तो सिखों के एक समुदाय ने उनके विरोध में वहां जाकर भारतीय झंडा फहराया था, और ये सिखों की देशभक्ति है। तो ये कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स आकर कम से कम इस पूरे समुदाय की जो बहादुरी है, इसकी उद्यमता को बर्बाद नहीं कर सकते। तो आज यहाँ देखिए यूएस में एम्बेसडर भी हमारा सिख है, तरनजीत सिंह संधू। यूएन का हमारा सबसे अच्छा एम्बेसडर के सबसे अच्छे एम्बेसडर मंजीव पुरी, हरदीप सिंह पुरी मंत्री। तो डिप्लोमेसी हुई, फौज हुई, इंडस्ट्री हुई, डेंटिस्ट्री हुई है, हर क्षेत्र में बड़े आगे, डॉक्टरी हुई, हर क्षेत्र में है सिख। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं इसी के साथ कि खालिस्तान मूवमेंट को एक आम सिख मूवमेंट न कहिए, बार-बार आप बार-बार मूवमेंट कह रहे हैं। मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ नवीन की ये कल्ट्स हैं। ये मूवमेंट कहाँ है? आप तो मतलब बिना बात आपने एक शब्द पहले इस्तेमाल किया था, रुखे हैं, तो मैं उसी शब्द को फिर से देता हूँ कि छोटे मोटे जो गुंडे हैं इनका भी सफाया आम सिख ही कर देंगे। और इसके साथ फेयर ऑब्जर्वर की इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और
और सबसे बड़ी बात, तर्क और तथ्य के साथ इकोनॉमिस्ट हुई, न्यूयॉर्क टाइम्स हुई, उनकी बातें काटें, सेंटियाएं नहीं, बरगलाएं नहीं, ट्विटर विटर पे ज़रा कम ध्यान दें और ठंडे दिमाग से लंबी सांस लेकर गहरी सोच के साथ, तर्क और तथ्य के साथ, शास्त्रार्थ के जो है हमारे जो है प्राचीन देश की शोभा बढ़ाएं, अच्छा लेख लिखें, इनकी काट लिखें। और उस लेख को आप submissions@fairobserver.com पर भी भेज सकते हैं। यदि वो इस योग्य होगा तो उसे वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। तो धन्यवाद अतुल जी साथ जुड़ने के लिए, और सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद जो इसको देख रहे हैं। थैंक यू। नमस्कार।